गुड मॉर्निंग। आज सॉलिड स्टेट की क्लास में हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन के लिए, उसमें नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ऊष्माधारिता। कि जब नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन होता है सुपर कंडक्टर्स का, तब ऊष्माधारिता किस तरह से चेंज होती है। तो देखिए, सिंस जो हीट कैपेसिटी होती है C, उसकी डेफिनेशन होती है C इक्वल्स टू T ds/dt, बिकॉज इट्स इक्वल्स टू dq/dt। ओके, C इक्वल्स टू होती है dq/dt, और ऊष्मागतिकी के सेकेंड लॉ से हमने dq इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पर Tds, तो C इक्वल्स टू हो गया Tds/dt। समीकरण से अतिचालक तथा सामान्य चालक अवस्थाओं में पदार्थ की ऊष्माधारिता का अंतर, इक्वेशन नंबर 11 का यूज़ हमने किया है। तो सिंस 11 जो इक्वेशन थी वो थी नॉर्मल स्टेट में और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपीज़ का डिफरेंस को हमें बता रही थी। तो यहाँ पर अगर मैं इसे T से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा Tds, और dt से अगर मैं इसका डेरिवेशन कर दूँ, dt के साथ अगर मैं इसका मतलब टेम्परेचर के साथ अगर डिफरेंस देखूँ तो ये हो जाएगा ऊष्माधारिता। तो ये व्यक्त करेगा Cs माइनस Cn को, नेगेटिव साइड जो राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन है इसको हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो ये हो गया Cs माइनस Cn इक्वल्स टू T dss/dt माइनस T dsn/dt। राइट हैंड साइड इक्वेशन हो जाएगी इक्वल्स टू T d/dt Bc/μ0 dBc/dt। ओके, T से मल्टीप्लाई किया है और dt के टेम्परेचर के साथ हम इसका चेंज देख रहे हैं। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे Cs माइनस Cn इक्वल्स टू होगा T/μ0 को हमने बाहर ले लिया, Bc d2 Bc/dt स्क्वायर प्लस dBc/dt का होल स्क्वायर। dt के ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। हम जानते हैं कि क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र Bc ताप के साथ निम्न समीकरण द्वारा संबंधित होता है। जब हमने क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की बात करी थी तो वहाँ पर BCT का हमने एक फॉर्मूला दिया था कि किसी टेम्परेचर T के ऊपर जो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है। BC0 मतलब जीरो टेम्परेचर पे जब परम शून्य तापमान है उसके ऊपर जो क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस T² यहाँ पर T कोई भी तापमान हो सकता है और TC है क्रांतिक ताप। इसका हम तापमान के साथ T के साथ अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा dBc/dt इक्वल्स टू माइनस 2T/TC² BC0। एंड अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा d2Bc/dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2BC0/TC²। इक्वेशन 14-16 को इक्वेशन 13 में पुट कर देंगे। सो Cs माइनस Cn इक्वल्स टू T/μ0। यहाँ पर BC की वैल्यू पुट कर दी हमने, BC0 1 माइनस T²/TC²। देन d2Bc/dt स्क्वायर इक्वेशन नंबर 16 से वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2/TC² BC0 प्लस dBc/dt इक्वेशन 15 से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये होगा 4T²/TC4 TC⁴ BC²0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। Cs माइनस Cn इक्वल्स टू होगा 2T/μ0 TC² BC²0 मल्टीप्लाई बाय 3T²/TC² माइनस 1। अब देखिए, इसे कुछ केसेस हम स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से ये जो डिफरेंस है ऊष्माधारिताओं का वो किस तरह से चेंज होगा। तो क्रांतिक ताप T इक्वल्स टू TC के ऊपर जब तापमान की वैल्यू हम क्रांतिक ताप के ऊपर कर देते हैं तो Cs माइनस Cn की वैल्यू क्या होगी। जब T और TC होगा तो ब्रैकेट की जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 BC²0/μ0 TC। इस समीकरण से स्पष्ट है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब T इक्वल्स टू TC है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, जब अतिचालक पदार्थ का ताप न्यून किया जाता है तो क्रांतिक ताप पर सामान्य चालक अवस्था की अपेक्षा उसकी अतिचालक अवस्था में ऊष्माधारिता अधिक होती है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो Cs माइनस Cn ग्रेटर देन 0 होगा तो Cs ग्रेटर देन Cn होगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जब तापमान क्रांतिक ताप के बराबर होता है तो
सुपर कंडक्टिंग स्टेट की ऊष्माधारिता नॉर्मल स्टेट या सामान्य अवस्था की ऊष्माधारिता के कंपैरिजन में ज़्यादा हो पाई जाती है। अब देखिए, अगर T की वैल्यू, तापमान की वैल्यू हम Tc/√3 से कम रखते हैं, T इज लेस देन Tc/√3, तो इस केस में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर T जो है Tc/√3 से कम है, तो टी स्क्वायर इज लेस देन होगा Tc²/3 से। और जब नॉमिनेटर कम है डिनोमिनेटर से, तो ये लेस देन बनाएगी, और जब ग्रेटर देन बनाएगी, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जो ब्रैकेट की क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि T² इज लेस देन है Tc²/3 से, तो ब्रैकेट की क्वांटिटी नेगेटिव होगी। इसका मतलब Cs माइनस Cn इज लेस देन 0 होगा, तो Cs लेस देन Cn होगा। तो इसका मतलब कि Tc/√3 से कम अगर तापमान रखते हैं, Tc/√3 की जो वैल्यू है उससे कम तापमान पर अगर पिंड रखते हैं, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की ऊष्माधारिता नॉर्मल स्टेट की ऊष्माधारिता से कम पाई जाती है। अब इसी तरह थर्ड केस हम लेते हैं कि T की वैल्यू हम इस तरह से सेट करते हैं कि Tc से कम है और Tc/√3 से ज़्यादा है, तो जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पर T² इज ग्रेटर देन फ्रॉम Tc²/3। तो ये जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब Cs माइनस Cn इज ग्रेटर देन 0 होगा, एंड अगेन Cs ग्रेटर देन Cn होगी। तो Tc तथा Tc/√3 ताप के मध्य अतिचालकता या सुपर कंडक्टिंग स्टेट की ऊष्माधारिता नॉर्मल स्टेट की ऊष्माधारिता से अधिक होगी। यह हमने ऊष्माधारिता और एंट्रोपी के जो ऊष्मागतिकी थी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ट्रांजिशन की, वो हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लंदन इक्वेशन। अतिचालक अवस्था में शून्य प्रतिरोधकता और मेजनर इफेक्ट दोनों स्वतंत्र परिघटनाएं होती हैं। ये हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि यह दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इफेक्ट्स नहीं हैं, बल्कि अलग अलग। अगर हम इसे एक दूसरे का यूज़ करके, अगर एक दूसरे की इक्वेशंस का यूज़ करके इसको डिराइव करेंगे, तो यह हमें इसमें विरोधाभास देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स हैं। तो देखिए, इस तथ्य की व्याख्या करने के लिए लंदन दो साइंटिस्ट थे जिन दोनों का नाम ही लंदन था। उन्होंने 1935 में ओम के नियम में संशोधन करके और मैक्सवेल्स इक्वेशंस का यूज़ करके दो इक्वेशंस को डिराइव किया, जिन्हें लंदन इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लंदन्स, अतिचालक पदार्थ में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, जो सभी मेटल्स में, सभी एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। सेकंड होते हैं सुपर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में ही मिलते हैं। तो देखिए, किसी भी ताप पर सामान्य और अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स की संख्याओं का योग सामान्य चालक अवस्था में पदार्थ की चालन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। अगर पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है एट प्रेजेंट, तो उसके अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी विद्यमान होंगे और सुपर इलेक्ट्रॉन्स भी विद्यमान होंगे। उन दोनों का जो योग होगा, वह जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे किसके, जब पदार्थ नॉर्मल स्टेट में है और उस नॉर्मल स्टेट में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी संख्या के। तो देखिए, क्रांतिक ताप से नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में जितनी वृद्धि होती है, उतनी कमी सामान्य इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में या 0 केल्विन टेम्परेचर की तरफ अप्रोच करेगा, वैसे वैसे सुपर कंडक्टर जो, या हम कहें कि सुपर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाएगी। 0 केल्विन ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन्स सुपर इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएंगे, और क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर सभी इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त अतिचालन इलेक्ट्रॉन जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं, बट विद्युत क्षेत्र के द्वारा त्वरित गति प्राप्त करते हैं। तो यह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट से देखने को मिलते हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र से तो इफेक्ट होते हैं, लेकिन यह लैटिस स्कैटरिंग में भाग नहीं लेते हैं। लैटिस
या जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं। इनकी जो लैटिस या फोनोन्स की जो हम बात करते हैं, फोनोन से इंटरेक्शन इनका नहीं होता है। तो देखिए फर्स्ट लंडन इक्वेशन, माना कि क्रांतिक ताप के नीचे अतिचालन इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व NS है। क्रांतिक ताप के नीचे का मतलब हो गया कि जब पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है उस समय अतिचालन इलेक्ट्रॉन्स का या सुपर इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व हमने माना है NS, और इसके द्वारा उत्पन्न सुपर करंट का घनत्व JS से हम देंगे। JS इक्वल्स टू होता है -NQV। ओके, सो यहाँ पर माइनस हमने जो चार्ज माना है वो Q माना है, घनत्व संख्या घनत्व NS हो गया, और V को हमने VS कह दिया। सुपर कंडक्टर या सुपर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेग VS है। यहाँ पर अतिचालन इलेक्ट्रॉन का अभिवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी VS है और Q उनका नेट आवेश है। नेक्स्ट देखिए, चूंकि यह माना गया है कि अतिचालन इलेक्ट्रॉन जालक प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं बट विद्युत क्षेत्र E के द्वारा त्वरित होते हैं, अतः इन इलेक्ट्रॉन्स की गति का इक्वेशन क्या होगी, m डेल VS अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -QE। बिकॉज m A इक्वल्स टू होता है फोर्स, और फोर्स यहाँ पर क्या है -QE। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाइड। तो देखिए इक्वेशन 1 को अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल JS और डेल T। इक्वेशन 1 को डेल JS और डेल T इक्वल्स टू होगा Q² NS अपॉन M E, क्योंकि JS इक्वल्स टू था -Q NS VS। तो यहाँ पर डेल VS और डेल T को हमने पुट कर दिया -QE की टर्म्स में। यह इक्वेशन फर्स्ट लंडन इक्वेशन कहलाती है, जो कि अतिचालक अवस्था में पदार्थ में प्रतिरोध की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करता है। यह इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अतिचालक अवस्था में जब पदार्थ का तापमान क्रांतिक तापमान से कम है, जब पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रेजिस्टेंस या रो की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। रो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो जब करंट डेंसिटी में हम टाइम के साथ चेंज देख रहे हैं, परिवर्तन की दर देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हमारी आ रही है Q² NS अपॉन M इंटू E। यदि E की वैल्यू हम 0 कर दें, यदि हमने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया है, तो यहाँ देखिए JS की वैल्यू क्या आ रही है, समय के साथ नियत आ रही है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी हमने विद्युत क्षेत्र हटा दिया तो करंट 0 नहीं हुई है, बल्कि क्या है, करंट डेंसिटी नियत बन गई है समय के साथ। तो यह जो नियत मान है ये हमें क्या बता रहा है कि धारा निरंतर प्रवाहित होती रहेगी, और यह अतिचालक अवस्था का अभिलाक्षणिक गुण भी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। सामान्य चालक अवस्था में धारा घनत्व हम किससे देते हैं, JN की वैल्यू देते हैं सिग्मा E से, और यहाँ पर अगर E की वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो JN की वैल्यू भी 0 हो जाती है। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 होने का मतलब कि धारा रुक जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हमें क्या देखने को मिला कि E की वैल्यू 0 करने पर भी JS की वैल्यू क्या है, नियत बनी रहती है। तो यही हमने कैरेक्टरिस्टिक इसका देखा था सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड लंडन इक्वेशन क्या कहती है, देखिए इक्वेशन थर्ड का अगर हम कर्ल ले लें, इसे कर्ल ले लें अगर हम इसका, तो क्या बनेगा, डेल्टा क्रॉस डेल JS अपॉन डेल T इक्वल्स टू Q² NS M डेल क्रॉस E। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, डेल क्रॉस E इक्वल्स टू होता है माइनस डेल B ओवर डेल T। डेल क्रॉस E की जगह हमने पुट कर दिया यहाँ पर डेल JS ओवर डेल T इक्वल्स टू, यहाँ पे जो E की वैल्यू है उसको हमने डेल JS ओवर डेल T की टर्म्स में पुट कर दिया, जो कॉन्स्टेंट्स है उनको हम राइट हैंड साइड में ले गए, इक्वल्स टू -Q² NS ओवर M डेल B अपॉन डेल T। डेल ओवर डेल T को हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस JS इक्वल्स टू -Q² NS अपॉन M डेल B और डेल T। तो डेल क्रॉस JS की वैल्यू यहाँ पर आ गई -Q² NS अपॉन M इंटू B। यह इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ लंडन कहलाता है। तो देखिए ये हमें क्या, तो इसका मतलब ये हमें कहता है कि अगर B की वैल्यू 0 है, अगर B की वैल्यू 0 है या बाहरी रूप से चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं लगाया है, तो क्या होगा, डेल क्रॉस JS इक्वल्स टू 0 है। डेल क्रॉस JS इक्वल्स टू 0 होने का मतलब हो गया, तो यह इक्वेशन हमें ये बता रही है
सिंस Js जो है वो नियत है, क्योंकि Js तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये प्रूव कर दिया कि करंट डेंसिटी की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कांस्टेंट रहती है। जब Js नियत है तो राइट हैंड साइड से B भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी नियत रहेगा, चुंबकीय फील्ड। क्योंकि अगर हम कहें कि अगर पिन नॉर्मल स्टेट में है, उसके अंदर कोई हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, तो उसकी वैल्यू वही बनी रहेगी, वो अंदर ट्रैप हो जाएगा। अगर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में हम उसको रख देते हैं अगेन, अगर टी को लेस देन टीसी कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, लेकिन बाहरी रूप से जो चुंबकीय बल रेखाएं आएंगी वो उस पिन को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, नियत रहेगा समय के साथ। सिंस Js इज कांस्टेंट, सो B ऑल्सो बी कांस्टेंट विद टाइम। तो यह इक्वेशन जो सेकेंड लंदन इक्वेशन है, इसने मेसनर इफेक्ट को इसको जस्टिफाई किया है। और जो फर्स्ट लंदन इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि प्रतिरोधकता की वैल्यू वो क्या रहती है, 0 रहती है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट। सो थैंक यू।